मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSG राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, BA पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र भाग 5 के अंतर्गत बात चल रही है, जिसके अंतर्गत जायसी के पदों की व्याख्या चल रही है। जायसी के अंतर्गत नागमती विरह संदेश, नागमती का जो संदेश है विरह का, वो रतन सेन के पास कैसे पहुँचे, इसके लिए नागमती ने अपनी बात एक पंछी से कही। पंछी उस बात को लेकर के सुना उसने, और वो है इस बात को लेकर के चलता है। इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ले असो संदेश विहंग चला, उठी आगी सगरो सिंगला। यानी जब पंछी नागमती के संदेश को लेकर के चलता है, विरह के संदेश को लेकर, ले सो संदेश विहंग चला, विहंग कहते हैं पंछी को। पंछी नागमती के संदेश को लेकर चलता है। उठी आग सगरो सिंगला, तो विरह की जो अग्नि थी नागमती की, वो संपूर्ण सिंगल द्वीप में जल उठी। विरह बजाग बीच को उठेगा। जब जल ऐसी स्थिति में चारों ओर अग्नि लग गई, तो विरह बजाग बीच को उठेगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? जैसे कह रहे हैं कि इस अग्नि के बीच में पड़े और उसे पकड़े। धूमस उठा शाम भई मेगा, और नागमती के विरह की जो धुआं उठी है, उससे मेघ माने बादल, बादल भी शाम माने सामले हो गए हैं पूरी तरह से। भरगा सरग लूकस टूटे, और संपूर्ण भर गए हैं। गगन माने अंतरिक्ष, पूरा अंतरिक्ष उस बादलों से भर गया है, काले काले बादलों से। होए सब नखत आए भूमि टूटे, और संपूर्ण नखत माने तारे नक्षत्र जो हैं, वे सब आपस टूट गए हैं इस विरह की अग्नि के कारण। जह तय भूमि जरी गा रेहू, और वे पृथ्वी पर टूटने से ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ वे भूमि पर गिरे, विरह दाग भई जनु खेहू, विरह की अग्नि में जल करके वहाँ मानो गड्ढे पड़ गए हैं। राहु केतु जब लंका जरी, और उसकी विरह की अग्नि से राहु और केतु तथा लंका पूरी तरह से जल चुकी है। चिनगी उड़ी चाँद मह परी, उसकी जो चिनगारी थी उड़ कर गई, वो चाँद पर के मध्य जाके पहुँच गई। चाँद को उसने काला कर दिया है। जाय विहंग समुद्र उफारा, जब पंछी समुद्र में के पास गया, उफारा कहते हैं चिल्लाना, जब जोर जोर से वहाँ समुद्र के मध्य चिल्लाने लगा, जरे मच पानी बा खारा, उसकी आवाज़ की कारण, उसकी आवाज़ नागवती की आवाज़ थी, तो उसकी नागवती की आवाज़ में विरह था। विरह की जो अग्नि थी उससे जरे जल गई। समुद्र में जितनी भी मछलियाँ थीं वे जल गई। पानी व खारा, उसका पानी खारा हो गया, नमकीन हो गया। दाहे वन बीहड़ जड़ सीपा, और वन जंगल जितने भी थे, बीहड़ थे, वे सब जल उठे, दग्ध होने लगे। जड़ सीपा, और समुद्र में जो सीप थीं वे भी, पंछी जब विरह का संदेश लेकर समुद्र में चिल्लाने लगा, तो पद्मावत कह रहे हैं, जायसी कह रहे हैं कि विरह की जो अग्नि थी, समुद्र की सारी मछलियाँ उसमें झुलस गईं, और उसका खारा पानी हो गया। वन के सारे वृक्ष और पानी भी, सारी पानी में पड़ी हुई सारी सीपें भी जल गईं। फिर पंछी सिंघल द्वीप के निकट पहुँचा। जरे मच ताहे वन बीड़ जल सीपा, आए नियरे बा सिंघल द्वीपा, नियर माने पास में, सिंघल द्वीप के पास पहुँचा। समुद्र तीर एक तरबर, जाए बैठते रूख, जो लग कहाँ संदेश नहीं, नहीं प्यास नहीं भूख। इस दोहे के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि पंछी जब नागमती के संदेश को लेकर पहुंचा समुद्र के किनारे, तो समुद्र तीर के तरबर, समुद्र के किनारे तरबर माने एक वृक्ष था। जाए बैठते हैं रूख, रूख कहते हैं
उसकी डाली पर, वृक्ष की डाली पर जाके बैठ गया, सो लग कहाँ संदेश नहीं। जब पंछी के मन में ऐसी बात थी कि जब तक मैं संदेश रतन सेन तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक जो लग कहाँ संदेश नहीं, जब तक नागमती का संदेश उस रतन सेन तक नहीं पहुंच जाएगा, नहीं प्यास नहीं भूख, नहीं तो उसमें प्यास लगी और नहीं कोई भूख लगी। कहने का मतलब ये है कि नागमती के संदेश को लेने वाला जो पंछी है, दूत है, वो भी नागमती के संदेश को पूरी तरह से समर्पण भाव से निभाता है और उसे संदेश वाहक के रूप में वह इसी बात को सिद्ध करता है कि जब तक कार्य की सिद्धि नहीं हो जाएगी, तब तक न मेरा कोई भूख लग रही है मुझे, न कोई प्यास लग रही है। और नागमती का संदेश के कारण पूरी प्रकृति कालिमा से युक्त हो गई है, श्यामल वर्ण की हो गई है, जल रही है। ऐसी बातों को जायसी ने सिद्ध किया है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इस चौपाई और दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बढ़ा चढ़ा करके बातों को कहा गया है।